एम्प्लॉय के लिए है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये 23 लाख कर्मचारियों के लिए जो इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे उनके लिए है। और अगर राज्य राज्य में अब क्या है भाई, तो राज्य में ये अभी पेंशन स्कीम लागू नहीं है। अगर राज्य अपने यहाँ लागू करते हैं तो उसमें एक डेटा मिला है कि अगर सब मिला के 90 प्लस लाख एम्प्लॉय को यहाँ पर फायदा होगा यूपीएस का। ठीक है, अगर राज्य लागू करते हैं इस पेंशन क्राइटेरिया के अंतर्गत कौन कौन आता है, कैसे आता है, तो ये इतनी संख्या हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी राज्य बाहर है, राज्य अपने आप को रख सकते हैं, वो राज्य अपने जब अडॉप्ट करेंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, अभी ये सिंपल सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए है, 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। ठीक है, इसकी 3 प्रमुख बातें हैं, इस ट्रेंगल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। 3 प्रमुख बातें कौन कौन से हैं यूपीएस की, तो पहला है एश्योर्ड पेंशन, दूसरा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन और तीसरा है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। ठीक है, तो एश्योर्ड पेंशन, दूसरा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन और तीसरा आपका है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। ये 3 आपके मेन बिंदु है। उसके बाद इन्हीं को हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ने वाले हैं या फिर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एश्योर्ड पेंशन स्कीम में ये कहा गया कि इसमें होगा क्या, तो सबसे इसका पहला बिंदु है कि जो व्यक्ति मिनिमम 25 साल की नौकरी कर चुका है, ठीक है, तो उसको लास्ट के जो 12 महीने की उसकी सैलरी होगी उसके एवरेज निकाल के आपको उसका 50% दिया जाएगा। क्या, 25 साल नौकरी हो चुकी है, उसमें से लास्ट के 12 मंथ मतलब 1 साल का जो एवरेज बेसिक सैलरी है आपके उसका 50% दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, 25 साल नौकरी कर लिया है कोई व्यक्ति, उसके लास्ट के 12 महीने के सबका एवरेज निकाल के उसका 50% आपको पेंशन दिया जाएगा। ये पहला कंडीशन है एश्योर्ड पेंशन में। ठीक, फिर दूसरी इसमें बात है कि जो व्यक्ति 10 साल तक सेवा किया है, कम से कम 10 साल तक अगर सरकारी नौकरी उसने किया है, ठीक है, तो उसके बाद उसको पेंशन मिलेगा। ये कहा गया है कम से कम उसकी 10 साल की सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ये किसमें है, एश्योर्ड पेंशन के तहत है। 2 बातें इसमें प्रमुख है। फिर आता है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। तो एश्योर्ड फैमिली पेंशन के अंतर्गत इसमें यूपीएस में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें यह किया गया है कि जो मान लीजिए एश्योर्ड फैमिली पेंशन में यह है कि जिसको पेंशन मिल रहा होता है फैमिली, तो उसकी अचानक एक्सीडेंट से या फिर किसी तरह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो व्यक्ति नहीं रहा, तो जो भी पेंशन वो पा रहा होगा तो पेंशन का 60%, जो पेंशन वो पा रहा होगा उसका 60% आप किसको मिलेगा, उसके जो भी होगा, नजदीकी होगा, रिलेटिव होगा, जो भी उसके लिए पात्र होगा उसको मिलेगा। ये एश्योर्ड फैमिली पेंशन के अंतर्गत यूपीएस द्वारा ये बना दिया गया। ठीक है, ये मेन हाईलाइट है। ठीक है, फिर तीसरा है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। अब एश्योर्ड मिनिमम पेंशन में क्या है कि जैसे 10 साल तक कोई व्यक्ति ने नौकरी किया है, ठीक है, तो उसका मिनिमम जो एश्योर्ड पेंशन है उस 10 के आपको मिलेगा, 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने 10 साल की सेवा पूरा किया है, नौकरी किया है, फिर रिटायरमेंट ले लिया है किसी तरह, तो क्या होगा, मान लीजिए उसकी पेमेंट है 16,000 रुपए, ठीक है, निकल रहे हैं उस समय जब आपके लास्ट के 12 महीने में, तो क्या होगा, उसकी पेमेंट अगर देखा जाए 50% तो कितना होगा, 8,000 रुपए होगा। लेकिन वो 8,000 नहीं मिलेगा, उसको कम से कम चाहे उसका जितना भी पेंशन बनता हो 10,000 मिनिमम बनेगा। ये एकदम से ये एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और एश्योर्ड पेंशन में एक चीज और ये किया गया है, हमने बोला ना 10 साल अगर उसने नौकरी किया है तो फिर उसके अनुपात के रूप में वो पेंशन बनेगा कि किस तरह उसकी सैलरी है उस हिसाब से बनेगा। और ये लास्ट में एश्योर्ड मिनिमम पेंशन में 10,000 मिनिमम उसका बनेगा ही बनेगा, चाहे जितना
उसने अगर 10 साल नौकरी की है, ठीक है। उसके बाद जो ज्यादा बनता है, महंगाई भत्ता हुआ, ये सब आपको जुड़ के जो मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पेंशन के रूप में इतना मिलना तय है, ठीक है। ये आपके 3 पॉइंट मेन हुए। चौथे अगर पॉइंट की हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि और इसमें क्या हुआ, मेन पॉइंट्स क्या है। तो चौथा पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का प्रभाव क्या होगा। तो जो पहला पॉइंट है मतलब एस्योर्ड पेंशन में, दूसरा एस्योर्ड फैमिली पेंशन और एस्योर्ड मिनिमम पेंशन में, तो ये तीनों जो पिलर है, तीनों जो हम ट्रायंगल में तीनों को बात किए हैं, तो इसमें इन्फ्लेशन का जो असर है वो आपको जिड़ के मिलेगा। मतलब जिसको डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस कहते हैं, या फिर डीआर भी कह देते हैं, डियरनेस रिलीफ कहते हैं। तो ये आपको जुड़ के मिलेगा तीनों में, ये नहीं है पेंशन की बात की गई, इसमें जो महंगाई और भत्ते ये सब जुड़ के ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये इन्फ्लेशन का प्रभाव रहेगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और इसमें जैसे मान लीजिए वो क्या बोलते हैं, अब महंगाई बढ़ी महंगाई घटी, वो हिसाब से आपका डीए तैयार होता रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट एक और पॉइंट है इसमें, लम सम अमाउंट होता है एज क्या मिलेगा, ग्रेचुटी। अब ग्रेचुटी क्या है, तो ग्रेचुटी ये होता है कि आपने जितना मान लीजिए कंपनी में काम किया, किसी कंट्री के लिए काम, किसी देश के लिए, सरकार के लिए काम किया, तो एक तरह से सरकार या फिर कंपनी क्या करती है, आपका आभार व्यक्त करती है कि भाई आपने हमारे यहाँ इतना काम किया, तो वो ग्रेचुटी के रूप में वो पैसे देती है। मतलब जैसे लास्ट में एक पैसा मिलता है ना, 30 लाख 32 लाख किसी को 50 लाख, वही ग्रेचुटी है, लमसम अमाउंट उसे कहते हैं। और ये ग्रेचुटी के रूप में लमसम अमाउंट मिलता रहेगा। और ये जुड़ेगा कैसे, ये बनेगा कैसे आपका, तो इसमें यह है कि आपका जो वेतन होता है ना, तो उसका 10% आपका कटौती होती रहती है, 1/10 या फिर 10% कहे उतना ही है, ठीक है। मंथली इसमें कटता रहेगा। और सरकार क्या करेगी, पहले ये अभी लगभग 14% के आसपास सरकार देती थी, तो अब 18.5% वो अपना पैसा मिला के जोड़ते रहेगी, और ये आपका लास्ट में लमसम अमाउंट के रूप में ये मिलेगा। ये आप यहाँ से समझिए, लमसम अमाउंट की व्यवस्था की गई है। ये आपके सैलरी से है 10% कटेगा, 18.5% सरकार उसमें ऐड करेगी, और ये आपको ग्रेचुटी के रूप में मिलेगा अमाउंट, ठीक है। इतनी बातें इसकी प्रमुख है, 5 पॉइंट अगर हम बोले तो इस यूपीएस के प्रमुख है, ठीक है। और ये है, इसमें कहा जाए कि इसमें जो व्यक्ति रिटायरमेंट ले चुका है तो उनको मिलेगा कि नहीं, तो